जो पवन खेड़ा के अभी उन्होंने सवाल उठाए, ट्वीट जो हमें अभी दिख रहा था, वो कह रहे थे कि पहले किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सांसदों ने अंदर बिरला के चैम्बर में घुसकर उनको गाली गलौज की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, पीएम मोदी को भी धमकी दी। उसके बाद बीजेपी सांसद बोलने लगे और किरेन रिजिजू ने भी इसका मुद्दा उठाया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिलते हैं कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ऐसे ही माहौल बनाया जाता है, ये सुनियोजित है एक तरीके से। अब ये धमकी वाला किस्सा आ गया, जो बिरला के साथ उनका फोटो भी दिख रहा है। तो केवल कार्रवाई की ये माहौल ही ऐसा बना रहा है, और ये जिस प्रकार का पूरा माहौल बनाया जा रहा है उसका रिजल्ट तो यही निकलेगा। और आप जो डरावनी बात आगे की कह रहे हैं वो तो और भी डरावनी, अगर ऐसा हो जाए तो उससे जिम्मेदार फिर कौन होगा? नहीं देखिए अंकुर, ये मैं बहुत गंभीरता के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ इस बात, मैं किसी आक्रोश में ये बात नहीं कर, हाँ। इसीलिए मैंने सरदार पटेल को चिट्ठी दिखाई कि हम्म। जो चिंता, जो जो बात सरदार पटेल ने 1948 में कही थी, क्या आज वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? अगर आप देखें तो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का कातिल था, लेकिन सरदार पटेल ये कह रहे थे कि दरअसल जो जो नफरत के बीज बोए जा रहे थे, हम्म। उसने नाथूराम गोडसे को पैदा किया। जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं इस वक्त, वो किसी ऐसे कातिल को पैदा करता है। जब तक आप उस नफरत की खेती को आप आप नष्ट नहीं करेंगे, तब तक आप ऐसी किसी बड़ी बड़ी घटना के होने से आपको आप रोक नहीं पाएंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 3 साल, वो कभी ना कभी उसकी परिणति इसी तरीके से होगी। और ये बहुत ही गंभीर सवाल है। आप देखिए कि जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, तो केंद्र में एक बड़े नेता थे, उन्होंने क्या कहा? गोली मारो डैश 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 डैश, देश के गद्दारों हम्म। को गोली मारो। ये कहलवाया था उन्होंने। उनके एक खिलाफ कोई गोली भी कार्रवाई चली हुई थी। क्या? एक हाँ, गोली भी चली आप थी। देखिए, बिल्कुल गोली भी हम्म। चली थी। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अदालत ने क्या कहा? अरे भाई, आप जब कोई आदमी को इस तरीके की बातें करता है, तो वो देखिए उसकी भाव भंगिमा को भी देख लीजिए। उन्होंने अदालत ने भी कोई बहुत गंभीरता से उनकी बात को नहीं लिया। जब हम्म। अमित शाह जी ये कह रहे थे शाहीन बाग के आंदोलन के समय में कि आप इतना कस के बटन दबाइए कि करंट जाके शाहीन बाग को लगे, तब आप क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये तो आपके इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, या आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो किसका खून नहीं खौलेगा? दिल्ली सरकार में एक मंत्री है, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, क्योंकि नाम लेने से कोई फायदा नहीं। दिल्ली सरकार में एक मंत्री है, इस वक्त चुनाव जीते हैं। उन्होंने क्या कहा था? ये आपकी बहु बेटियों को उठा के ले जाएंगे। जब आप इस तरीके, फिर हिमंता बिश्वा शर्मा का उदाहरण तो सबके सामने है। जब आप इस तरीके से नफरत का वातावरण पैदा करेंगे, और टेलीविजन चैनल्स पर भी कुछ एंकर इस तरीके के नफरत का वातावरण पैदा करेंगे, तब कब कैसे आप ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकते हैं? यही बात तो सरदार पटेल गोलवलकर को समझाने की कोशिश कर रहे थे, और यही कारण था जिसकी वजह से उनके ऊपर बैन लगा। और ये बाकायदा सरदार पटेल ने उनको फोर्स किया कि आपको भारत का संविधान मानना पड़ेगा, आपको जो तिरंगा है उसको सल्यूट करना पड़ेगा। तो ये नौबत क्यों आई थी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस चिट्ठी में सरदार पटेल ने लिखा है, और जो आरएसएस का उन्होंने जिक्र करते हुए लिखा है कि भाई, इवन एन आयोटा ऑफ द सिंपैथी ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ द पीपल नो मोर रिमेन फॉर द आरएसएस। यानी सरकार और जनता की जरा सी भी सहानुभूति आरएसएस के साथ नहीं। इन फेस अपोजिशन ग्रू, opposition turned more severe when the RSS men expressed joy and distributed sweets after Gandhi's death. कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के लोगों ने मिठाइयां बांटी, खुशियां मनाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरदार पटेल अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं। इसके अलावा अंडर दीज कंडीशन इट बिकेम्स इनएविटेबल फॉर द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द आरएसएस। इस वजह से, ऐसी परिस्थितियों की वजह से आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करना हमारे लिए जरूरी हो गया। Since then, over 6 months have elapsed. We had hoped that after the lapse of time, with full and the proper consideration, the RSS person would come to the right path. But from the reports that come to me, it is evident that attempts to put fresh life into their same old activities are afoot. यानी कह रहे हैं 6 महीने बाद हो चुके हैं, फिर भी आपकी गतिविधियों में कोई कमी नहीं आ रही है। ये जो प्रश्न सरदार पटेल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम गांधी को खो चुके हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर फिर कोई बड़ा नेता नफरत का शिकार हो।
और अगर ऐसी ही परिस्थितियां चलती रही, ऐसे ही वातावरण बनाने की कोशिश की गई, अगर संविधान में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग अगर इन पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर किरण रिजिजू के पास या सरकार के पास अगर कोई सबूत है कि राहुल गांधी किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ता के साथ मिले हुए हैं, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, उनको जेल में डालना चाहिए था। लेकिन अगर आप सिर्फ उनकी छवि को मलिन करने के लिए, उनकी छवि को नष्ट करने के लिए अगर आप इस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है, वाकई में गलत बात है। क्योंकि किरण रिजिजू को मैं जानता हूं, बहुत ही ज़हीन किस्म के आदमी, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, वो भी एक एक शब्द बोलने के पहले सोचते होंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो कह क्या रहे हैं और जमीन पे क्या है, तो बिना सबूतों के आप कैसे इन सब बातों को बोल रहे हैं? आप देखिए संसद के अंदर एक सांसद किस तरीके से इंदिरा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और चेयर पर बैठे हुए सभापति महोदय कोई उस पर कोई रोकने की कोशिश नहीं करते या उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे जो जहर आप फैल रहा है, एक दिन वो बहुत बड़ा रूप लेगा और ले रहा है धीरे धीरे, और किसी कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होगा, तब सरकार की नींद खुलेगी, तब ये लोग समझेंगे। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं, मैं बड़ी तकलीफ में इस बात को कह रहा हूं, और इसलिए इस पर लगाम लगनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को खुद सामने आना चाहिए, खुद कहना चाहिए कि इस तरीके की भाषा जो है वो बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये भाषा जहरीली भाषा, ये देश को तोड़ने वाली भाषा, ये बात प्रधानमंत्री जी को कहनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को आगे चलकर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति ने अगर इस तरीके की बात की तो उसके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि फिर कोई इस तरीके की बात ना हो। लेकिन आज आप देख लीजिए, मोहम्मद जो उत्तराखंड का लड़का है दीपक, उसके खिलाफ लोग खुलेआम करे हैं इसका गर्दन काट के ले आओ तो हम इतने लाख रुपए दे देंगे। मतलब ये पैटर्न बनता हुआ सा दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये चिंता का प्रश्न है। कल अगर मान लीजिए दीपक के साथ कोई हादसा हो जाए तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? क्या पुलिस जिम्मेदारी लेगी? क्या जिन लोगों ने उनके खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी की है या ये जो धमकी दी है, क्या उसको कोई सबक पुलिस ने सिखाने की कोशिश की है? क्या प्रशासन ने उसको गंभीरता के साथ लेके, संजीदगी के साथ लेके कोई कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की? मुझे तो नहीं जानकारी इस बारे में, खाली इतनी सी जानकारी मेरे पास आई थी, शायद उसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया या कुछ इस तरीके की बात हुई। लेकिन ये लोग निर्द्वंद घूम रहे। ऐसे संगठनों के ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगती है? ऐसे संगठनों को क्यों नहीं जो है वो बैन किया जाता है? तो ये सब नहीं होता है। तो एक बहादुर लड़का दीपक ने अगर वो खड़ा हुआ सामने, तो देखिए पूरा पत्रकारों को भी आप कोर्ट द्वार जाने नहीं दे रहे हैं, और खुलेआम कहा जा रहा है कि इसकी जो गर्दन बीहट करेगा उसको हम 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख रुपए देंगे। आप सोचिए, तो ये पैटर्न सा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये बहुत गंभीर सवाल है, और इसलिए इस पर हर व्यक्ति को, हर संजीदा व्यक्ति को इस बारे में सोचना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जो लोग नफरत का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाकई में एक बहुत बड़े अनिष्ट, बहुत बड़ी आपदा, बहुत बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, शायद ऐसा लगता है मुझे।